बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 90 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो संभल कर उतरता रहा और शानी अपनी धड़कनों को संभालती रही। शानी और बिलावल दूसरे जाविये से गिरे थे। अगर खुदा न खासा रुस्तम दीवार से अलहदा होकर गिरता तो नीचे तारीक संगलाख ज़मीन थी, और इसका सबूत ये था कि रुस्तम के उतरने से जो छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे वो पानी की बजाय पथरीली ज़मीन पर गिर रहे थे। बिलाखिर मुश्किल तरीन घड़ियाँ गुजर गईं। रुस्तम ने आखिरी 6-7 फुट जस लगाकर तय किए और शानी के सामने आन खड़ा हुआ। उसने पुश्त पर बंद एक कैनवस के थैले में से टार्च निकाली और उसे शानी के सरापा पर दौड़ाया। वो इसकी जिस्मानी हालत का अंदाज़ा करना चाह रहा था। शानी भी गिरने के बाद पहली बार अपने सरापा को देख रही थी। इसके पांव जख्मी थे, घुटने से भी शलवार खून आलूद थी, हाथों की 2 उंगलियों के नाखूनों से भी खून रिस रहा था। अब तक शानी जैसे कैसे खुद को संभाले हुए थी, एक संभालने वाले को अपने सामने देखकर इसकी ताकत ख़त्म हो गई। वो जैसे तीवराकर संगलाख ज़मीन पर बैठ की और अपना सर खुरदरी दीवार से टिका दिया। ऊपर से टार्चों की रोशन लाइनें तय तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उन लाइट बीम्स की हरकत किसी डिस्को शो के मनाजिर से मुशाबा थी, लेकिन ये डिस्को शो नहीं था, ये एक संगीन तरीन हादसे के तशवीशनाक लम्हात थे। ऊपर से लाला फरीद बार बार इस्तफसार कर रहा था, रुस्तम पहुँच गए हो? रुस्तम ने अपनी सांसें दुरुस्त की और पुकारा, हाँ पहुँच गया हूँ, मैं बीबी के पास हूँ, बीबी ठीक है। और बिलावल? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। रुस्तम ने टार्च का दायरा इधर उधर फेंकते हुए कहा। एक जगह पर पत्थर पर बहुत सा खून देखकर वो ठिठक गया। यकीनन ये खून शदीद जख्मी बिलावल के सर या बाजू से बहा था। रुस्तम ने टार्च के दायरे को मजीद हरकत दी तो उसे आबी गुजरगांव के ऐन किनारे पर एक शिकारी चाकू पड़ा नजर आया। शानी समझ गई ये चाकू शानी के हाथों शदीद चोट खाने वाले बिलावल के हाथ से गिरा था। यकीनन यही चाकू था जिसके दीवार पर रगड़ खाने की आवाज़ शानी ने तारीकी में सुनी थी। नीचे गिरने के बाद बिलावल आपको नजर आया? रुस्तम ने पूछा। शानी ने चलने में सोचा, फिर इस बात में सर हिलाया। वो कहाँ है? मैंने उसे इस राइफल से चोट लगाई थी, वो पानी में गिरा और आगे निकल गया, शानी नकाज से बोली। रुस्तम बेकरारी से पानी के ऊपर टार्च का रोशन दायरा दौड़ाने लगा। ताकतवर टार्च की रोशनी काफ़ी हद तक आगे जा रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो बचा होगा, शानी ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। खाई में मौजूद आसाबी गैस की बू अभी तक उसकी आवाज़ पर असरअंदाज हो रही थी। गालिबन इसी बू से बचने के लिए रुस्तम ने एक बड़े कपड़े से अपने सर और चेहरे को लपेट रखा था। अब शानी से बात करने के लिए उसने ये कपड़ा चेहरे से हटाया था। टार्च का रोशन दायरा हरकत करता हुआ शानी के अकब में गया तो इसका दिल कांप गया। थोड़े फासले पर मलबे का ढेर सा नजर आया। शानी को यूं लगा जैसे काफ़ी मुद्दत पहले यहाँ किसी ने पत्थरों से सीढ़ियाँ तामीर की थी। ये सीढ़ियाँ 25-30 फुट नीचे एक दूसरी खाई तक जाती थी। इस खाई में भी पानी जमा था, लेकिन ये ठहरा हुआ एक गदला पानी था। ये पथरीली सीढ़ियां तकरीबन मसमार हो चुकी थी। अब अगर कोई तारीकी में इन पर कदम रखता तो लड़कता हुआ 25-30 फुट नीचे जा गिरता। इसने अच्छा ही किया था, पानी से निकलने के बाद ज्यादा हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। बीबी, आपका दिल शायद लेटने को चाह रहा है, रुस्तम ने उसकी नकात देखते हुए कहा। शानी इस बाती अंदाज में खामोश रही। रुस्तम ने अपनी पुश्त पर बंधा हुआ थैला खोला, फिर थैले की जिप खोली और उसमें दीगर सामान के अलावा एक मोटी गर्म चादर मौजूद थी। रुस्तम ने चादर को 2-3 बार तय करके बिछोने की शक्ल दे दी। शानी बेदम सी थी, चादर पर नीम दराज हो गई। इसके कपड़े नम थे और इसे सर्दी महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ कपड़े थे और ना इन कपड़ों को सुखाने का कोई वसीला था। रुस्तम ने बैग में से फर्स्ट एड का सामान निकाला। बीबी, अगर आप कहें तो मैं ये दवा आपके पाँव पर लगा दूँ? नहीं, मैं खुद लगा लेती हूँ, वो उठते हुए बोली। इसने टार्च की रोशनी में जख्मी पैरों को पायोडीन से साफ किया और उन पर एंटीबायोटिक मरहम लगा दिया। घुटने पर भी गहरी खराशें थी, यहाँ से शलवार का कपड़ा फट गया था। शानी ने घुटने पर भी मरहम लगाया। उसके हाथ पाँव बल्कि पूरा जिस्म सनसना रहा था। यूं लगता था कि बड़ी तेजी से नींद आ रही है। वो एक बार फिर नीम दराज हो गई। सबसे ज्यादा तकलीफ गर्दन में थी, जरा सा हिलने पर भी गर्दन से टेसें उठने लगती थी। बिलावल ने करीबन 1 घंटे तक मुसलसल उसकी गर्दन को अपनी बेरहम गिरफ्त में जकड़े रखा था। शानी के ज़हन पर गुनूदगी तारी होने लगी। इर्द गिर्द के मनाजर और आवाज़ें इसे खुद से दूर जाती महसूस हो रही थी। रुस्तम इसके करीब मौजूद था। इसकी टार्च का रोशन दायरा गाये बगाए शानी के इर्द गिर्द हरकत करता था। फिर शानी को अंदाजा हुआ कि ऊपर 50-60 फुट की बुलंदी से कोई भारी भरकम शहद नीचे फेंकी गई है। ये शहद अब की जोरदार आवाज़ से पथरीली ज़मीन पर गिरी। रुस्तम आगे जाकर उसे उठा लाया। देखने में ये एक बहुत बड़ा बिस्तर बंद नजर आता था। रुस्तम ने इसे खोलना शुरू किया। रुई के 3-4 मोटे लियाफों के अंदर कुछ सामान लपेट कर फेंक दिया गया था। इसमें 2 टार्चें थी, एक राइफल और इसकी गोलियां थी। खाने पीने का कुछ सामान था, एक स्वेटर था, एक जनाना और एक मर्दाना जोड़ा, ओढ़नी, चप्पल वगैरह थे।
ये अशिया देखकर शानी को अंदाजा हुआ कि वो जल्दी यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। कम अज कम आज का दिन तो नहीं। इसने खुमार आलूद आवाज में रुस्तम से पूछा, हम कब बाहर निकलेंगे? बीबी जी, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद आज शाम या कल सुबह तक। लेकिन क्यों? यहाँ से निकलने के लिए एक लंबा और मजबूत रास्ता चाहिए, बल्कि शायद दूर से और फकत रस्सों से ही काम नहीं चलेगा। बीबी, फरीद और मुराद वगैरह का ख्याल है कि उन्हें लोहे की एक चरखी का इंतजाम भी करना पड़ेगा। रस्ते तो शायद ये लोग खुद यहाँ पर तैयार कर लें, मगर लोहे या लकड़ी की चरखी का बहुत मसला है। रुस्तम बता रहा था कि शानी को ये आवाज़ें कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। गुनूदगी बढ़ती जा रही थी। आप कपड़े बदलेंगी? शानी ने नफी में सारी लाया। सारी लाते हुए इसकी गर्दन में शदीद टेस सी उठी थी। शुरू में गर्दन की तकलीफ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब गर्दन हिलाना दुश्वार था। रुस्तम ने बड़ी आहिस्तगी से एक लिहाफ शानी पर डाल दिया और एक कंबल को तय करके तकिया की तरह शानी के सर के नीचे रख दिया। शानी के गीले कपड़े इसके जिस्म की हरारत से ही खुश्क होना शुरू हो गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चली गई। हालत नींद में भी इसे अपनी गर्दन की तकलीफ का एहसास था। इसके अलावा बिलावल के पस्तौल की मुसलसल रगड़ से सर पर जो गहरी खराशें आई थी वो जलन का एहसास पैदा करती रही। फिर इसे लगा कि वो गहरी गुनूदगी में कराते हुए अपनी गर्दन को सहला रही है। तब रुस्तम की दूर अफ्तादा आवाज़ इसके कानों में पड़ी, बीबी जी, मैं गर्दन पर दवा लगा दूं? हाँ, शायद यही कहा था उसने। शानी जवाब में खामोश रही। यह नीम रजामंदी का अंदाज था। कुछ देर बाद इसे अपनी गर्म गर्दन पर मरहम की ठंडक का एहसास हुआ। ये पट्टों के खिंचाव को दूर करने वाली कोई पेन किलर जेल थी, जिसकी तेज खुशबू शानी के नथों से टकराने लगी। इसने अपने धुंधलाए हुए ज़ेहन के साथ ये महसूस किया कि रुस्तम की नरम उंगलियां धीरे धीरे इसकी गर्दन को सहला रही हैं। यह अजीब व गरीब एहसास था। इसमें इंतहा दर्जे की राहत थी, लेकिन साथ साथ शानी के अंदर करवट लेता हुआ गुरेज भी था। वो रुस्तम से कहना चाहती थी कि वो पीछे हट जाए, मगर वो कह नहीं सकी, या शायद उसने इतने मदम लहजे में कहा कि ये बात रुस्तम के कानों तक पहुंच नहीं पाई थी। इसका ज़हन एक बार फिर नींद की तारीकियों में उतर गया। पता नहीं वो कितनी देर गहरी गुनूदगी की कैफियत में लेटी रही। इसके इर्द गिर्द तारीकी थी, बस इस तारीकी में टार्च की रोशनी नजर आ रही थी और यह एहसास होता था कि दूर ऊपर दराड़ के सुर्ख रोशनी वाले किनारे पर कुछ लोग मौजूद हैं और गाय बगाए बुलंद आवाज़ में रुस्तम से मुखातिब होते हैं। जब वो मुखातिब होते थे तो उनकी आवाज़ें देर तक दराड़ के वसी खला में गूंजती थी और शानी को एक तलिस्माती दुनिया में ले जाती थी। गुनूदगी ही की कैफियत में शानी को ऐसा लगा वो इस तारीख गार में नहीं है, वो कहीं और है। इसके कानों में हजारों बोतम मर्दो जन की आवाज़ें गूंज रही थी। वो एक जबान होकर गा रहे थे, मंजा प्यारी मंजा, राज दुलारी मंजा, तेरा माई बड़ी दूर से आया है, इसका मुखड़ा जख्मों से गहनाया है, देखनी इसके बैड़े खालों को, देखनी इसके पाँव के छालों को, मंजा प्यारी मंजा, राज दुलारी मंजा। गुनूदगी ही की कैफियत में इसने अपने सामने चमकती धूप में लहलहाते सरकंडे देखे। इन सरकंडों के पीछे मंदिर में वो हजारों मोहतम कितार अंदर कितार खड़े थे। उनके हाथों में काऊ के खुश रंग फूल थे और आंखों में शानी के लिए मोहब्बत थी। फिर एक नहायत खौफनाक करख्त आवाज शानी के कानों में गूंजी। कोई खौफनाक अंदाज में चिंगाड़ा था। शानी एकदम उठकर बैठ गई। इसे लगा इसका पूरा जिस्म लर्द रहा है। चंद फुट के फासले पर रुस्तम इसके सामने मौजूद था और सवालिया नजरों से देख रहा था। क्या हुआ बीबी? वो खुद भी सोचने लगी क्या हुआ था। एक अजीब सा खौफ शानी के सीने में लहरें लेने लगा। एक बेनाम डर इसके कशीदा आसाब को जकड़ता चला गया। वो बेदार थी, लेकिन लगता था कि इसका जहन बेदार नहीं है। कुर्बो जवार निगाहों में घूम रहे थे। बुलंदी से उभरने वाली आवाज़ें जैसे सैकड़ों हजारों मील के फासले से ज़बानों का सफ़र तय करने की बात आ रही थी। ये किन की आवाज़ें थी? ये कौन सा कबीला था? वो खुद तारीख के किस दौर से गुजर रही थी? इसने धुंधलाई हुई नज़रों से रुस्तम को देखा। वो इससे चंद फुट की दूरी पर मौजूद था। टार्च की रोशनी इसके चेहरे के एक हिस्से को रोशन कर रही थी। शानी ने जैसे सारे की उसका बाजू थामा। उसका बाजू मजबूती से थामे थामे इसने अपना सर कंबल से बने हुए तकिए पर टिका दिया। इसका जहन एक बार फिर गुनूदगी की हल्की धुन में उतरने लगा। वो किसी की आवाज़ पर डरी थी। वो कौन था? उसने चिल्लाकर कहा था, मैं तुझे जिंदा दरगोर कर दूंगा। शायद वो पीर कुदरत था। उसी की आवाज़ में ऐसी गर्ज और इतनी पूरी इसरारियत हो सकती थी। शानी के लिए इतनी नफरत भी शायद उसकी आवाज़ में थी। इस आवाज़ को याद करके शानी के जिस्म की कपकपी और बढ़ गई। इसने धुंधलाए हुए ज़हन के साथ सोचा, ये कैसी कपकपी है? खौफ है, सर्दी है या बुखार है? एक बार फिर मदोशी की कैफियत में गुम होने से पहले से बस इतना याद रहा कि वह पहलू के बल लेटी है और इसके हाथों की गिरफ्त रुस्तम के बाजू पर कायम है। न जाने इसी तरह वो कब दोबारा सो गई। नींद की हालत में भी इसे मुसलसल कपकपी महसूस हो रही थी। नींद और नीम बेदारी के ये दौरानिये वक्फे वक्फे से आते रहे। नीम बेदारी या गुनूदगी के कैसे दौरानिये में इसे लगा कि इसे आग का एक अलाव मैसर आ गया है। इसके हाथों में रुस्तम का तवाना बाजू बदस्तूर मौजूद था। वो रुस्तम के बिल्कुल करीब लेटी हुई थी।
इस कदर करीब कि इसका चेहरा रुस्तम की गर्दन से छू रहा था। वो रुस्तम से चिमटी हुई थी। इसने गुनूदगी के आलम में सोचा, क्या वो मर चुकी है? क्या ये दूसरी दुनिया है जहाँ चौधरी फाखर या चौधरी बशीर की बजाय रुस्तम सियाल इसका शरीके सफ़र ठहरा है? क्या वो वाकई रुस्तम सियाल है या सिर्फ एक अलाव है जो उसके ठिठरे हुए जिस्म को हरारत पहुंचा रहा है और वो इसे रुस्तम समझ रही है? वो पूरी तरह बेदार होना चाहती थी, इस सूरत को समझना चाहती थी। अगर वो वाकई रुस्तम सियाल था और वो मरी भी नहीं थी तो ये दूसरी दुनिया भी नहीं थी, तो फिर इसे रुस्तम से दूर हट जाना चाहिए था। रुस्तम और इसका मेल मुमकिन नहीं था और वो किसी और की अमानत था। इसने पूरी तरह बेदार होकर अपनी आंखें खोलना चाहिए। आंखों और पलकों पर जैसे मनो बोझ था। गुनूदगी की सुनहरी धुन चंद लम्हों के लिए छटती महसूस हुई, लेकिन एक बार फिर किसी जानिब से गहरे सुनहरे गाढ़े मरगोले उमड़ उमड़ कर आने लगे। इनमें अजीब सा खुमार था। शानी ने धुंधला हुए ज़हन के साथ सोचा, अगर वो जिंदा है तो शायद इसी खुमार आलूद धुएं के ज़ेरे असर है जो इसने सुरंग में महसूस किया था। हाँ, ये वैसा ही खुमार है, ये वैसी ही बेखुदी है। कितना सुकून है, कितनी राहत है। काश हरकत करता हुआ वक्त रुक जाए, काश कायनात की गर्दश थम जाए। वो इन्हीं सुनहरी मरगोलों में किसी का बाजू थामे, किसी की गर्दन से चेहरा लगाए साकत पड़ी रहे, कोई इसी तरह इसके करीब रहे, इतना करीब कि सर से पांव तक इसके पुर हरारत जिस्म का लम्स महसूस होता रहे। इसने बाजू पर गिरफ्त मजबूत की और अलाव के कुछ और भी करीब हो गई। रुस्तम शानी के करीब था, इतना करीब कि इसने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने आवाज़ से खमसा पर यकीन नहीं कर पा रहा था। पिछले 20 घंटे के मनाजर इसकी निगाहों में घूमने लगे। शानी और बिलावल अहमद के दरार में गिर जाने के 8-10 मिनट बाद रुस्तम ने शानी की आवाज़ सुनी थी और उसके बाद इसके लिए मुमकिन नहीं रहा था कि वो किनारे पर मौजूद रहता। फरीद हसन गोरा वगैरह ने इसे बहुत मना किया था, थोड़े से सब्र के मशवरे दिए थे, लेकिन वो ये मशवरे कबूल नहीं कर सका था। और फिर एक नहायत कठिन और पुर खतर कोशिश के बाद दरार में उतरकर शानी तक पहुंच गया था। यहाँ पहुंचने के बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए थे वो भी एक अनहोने सपने की तरह थे और अब शानी उसके करीब मौजूद थी, इतनी करीब कि इसने कभी सोचा भी नहीं था। वो गुनूदगी की कैफियत में थी, उसकी सारी हिस्सियात जैसे ऊँग रही थी। उसमें कुछ खलल गालबन 1 फुट लंबे सुर्ख शैल का भी था जो रुस्तम के मना करने के बावजूद फरीद ने सुरंग में फेंकवा दिया था। यह आसाब चिकन गैस का शैल था। ये खास किस्म की गैस सेहत को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर दिलो दिमाग पर दशावर दवा की तरह असर करती थी। शानी पिछले कम अज़ कम 2 घंटे से हल्के बुखार की कैफियत में भी थी। इसे कपकपी महसूस हो रही थी और इसी कैफियत में इसने रुस्तम का बाजू थामा था और उसे अपने करीब कर लिया था। अब वो रुस्तम के पहलू में इस तरह मौजूद थी कि उसका तपा हुआ चेहरा रुस्तम की गर्दन से पैबूस था और वो खुद भी। ये अजीब हिजान था, ये अजीब लम्स था। रुस्तम के लिए बाहोश व हवास ये सब कुछ झेलना बेहद मुश्किल था। उसकी हालत उस शख्स जैसी थी जो चंद घंटे पानी के लिए तरस रहा हो और एक अजीम शान लहरें मारते दरिया के रूबरू खड़ा कर दिया जाए, या तारीख कैद खाने में मोमी शमा की एक किरण के लिए तड़पने वाले को ठाठे मारती धूप के समंदर में डबो दिया जाए। वो इतनी रोशनी, ऐसी पुरशिकवा तजल्ली झेलते हुए सरतापा लग रहा था। वो इसके करीब थी। उसकी सांस, जिसकी महक पर वो दुनिया भर की खुशबुएं वार सकता था, इसके सीने से छू रही थी, इसके जिस्म पर फैल रही थी। और इसका लम्स जो इसके लिए कायनात की हसीन तरीन शय था, इसे उन तलिस्माती घड़ियों में मयसर था। वो एक डाकू था, एक कातिल भी था। लोग कहते थे इसके सीने में पत्थर का दिल है। वो मौत का मुकाबला ही नहीं करता, उसका पीछा भी करता था। लेकिन आज वो डर रहा था। रोबे जलवा पिंदारे हुसैन इसको लर्ज़े बरंदाम कर रहा था। इसकी निगाहें खैरा थी, इसका सीना शक था। वो इसकी पुरसश कर रहा था। वो देवी थी, इसकी बाहों में थी। बीबी जी, वो जरा ऊंची आवाज में बोला। वो बदसूर इसकी बाहों में रही, बस उसके होंठों ने इसकी गर्दन पर हरकत की। शायद गुनूदगी में उसने कुछ कहने की कोशिश की थी। होंठों की यह हरकत रुस्तम की गर्दन ने महसूस की, लेकिन इसका असर दिल और रूह की अथाह गहराइयों तक गया। वो कुछ और भी इसके साथ महसूस हुई। उसके नम बाल रुस्तम के चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका अंगारा बदन रुस्तम के खर गुरेज को राग कर रहा था। बड़ी मोहब्बत, बड़ी नरमी और दिल गुदाज वारफतगी से रुस्तम ने देवी के नम बालों को चूम लिया 2 बार, फिर उसकी पेशानी को, फिर उसके रुखसारों को, फिर देवी के आतशी ऊँटों को, फिर गर्दन को। वो जैसे चूम नहीं रहा था, पुरसतश कर रहा था, खिराजे बंदगी अदा कर रहा था। चूमने के लिए रोना जरूरी नहीं होता, लेकिन पुरसतश और बंदगी को अश्कों से मंसूब किया जाता है और वो अश्क बार था। उसके जिस्म को चूमने लगा। एक नाजुक गुलाब की तरह उसने देवी को अपनी बाहों में लिया और इस एहतियात के साथ अपने सीने से लगाया कि गुलाब की कोई पंखड़ी भी दबने या मुड़ने ना पाए। हाँ, ये मुहब्बत थी और पुरसतश थी और दीवानगी थी। वो गहरी गुनूदगी में थी और अजीब कैफियत में थी, जैसे कुछ भी ना समझ पा रही हो।
उसकी ज़िंदगी में तो बस एक रोने और बम्बोड़ने वाला मर्द आया था जो उसके कोमल जिस्म पर अपनी वहशत के निशान छोड़ता था और इसे तोड़ता मोड़ता था और निडाल करके छोड़ जाता था। लोग उसे चौधरी फाखर कहते थे। रुस्तम देवी से प्यार कर रहा था और सोच रहा था कि ये कोई सपना है, जादू है या सिर्फ फरेबे एहसास हो, वहमा नजर है। एकदम वो कांप गया, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक दहल गया। देवी मुकम्मल होश में नहीं थी, लेकिन इसका अपना जहन तो बुरा भला काम कर ही रहा था। बेशक वो पुरसतश कर रहा था, लेकिन कहाँ पुरसतश खत्म होगी, कहाँ बेअदबी शुरू हो जाएगी, इसे मालूम नहीं था। वो पुरसतश की हद से आगे चला जाता तो पुरसतश बदतरीन जुर्म बन जाती। फिर इस जुर्म की पादाश में इसे बार बार जिंदा करके मारा जाता तो ये भी कम होता। वो ऐसे जुर्म का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। वो तो देवी की पेशानी पर एक शिकन का मुतहम्मल नहीं था। वो जगह जगह पीछे हट गया। पंजाब के नामवर डगेट का दिल खुश्क पत्ते की तरह लरजने लगा। पुरसतश की आंसू इसकी छोटी छोटी रेशमी दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। वो दो जानों बैठ गया। बड़ी टार्च की फैली हुई रोशनी में वो रूबरू थी। लियाब उसके बदन से थोड़ा सा सिरक गया था और वो सरापे हुसैन और दिल कशी थी। वो पंजाब का अतर थी, गुजरात की सोनी, तख्त हजारे की हीर, सोने पिंड की साहिबा उसके वजूद में यकजा हो गई थी। इन लम्हों में रुस्तम को लगा कि इसके जिस्म की खर पीचो खम पर हीर और मिर्जा साहिबा जैसी एक किताब लिखी जा सकती है। वो दो जानों बैठा रहा, एक आबद की तरह उसे देखता रहा। इसका परेशान ज़हन सोचता रहा कहीं पुरसतश बेअदबी की खद को छू तो नहीं लिया, और अगर ऐसा हुआ है और मुकम्मल होश में आने के बाद देवी ने इस बारे में नाराज़गी जाहिर की तो इस नाराज़गी को कैसे झील पाएगा। इसलिए आप फिर से शानी के ऊपर सिरका दिया। इन लम्हों में वो नीम वां आंखों से इसे देख रही थी जैसे इस सूरत हाल पर खुद भी हैरान हो। रुस्तम नंगे पाँव फर्श पर इस तरह लेट गया कि इसका सर शानी के पाँव की तरफ आ गया। जिस तरह नाजुक आबगीनों को थामा जाता है, ऐसे ही रुस्तम ने शानी के दोनों पाँव थामे और उन पर अपने होंठ रख दिए, होंठ जो आंसुओं से तर थे। बीबी, अगर गलती हुई है तो माफ़ कर देना, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा और फिर अजीब कैफियत के ज़ेरे असर ऊँघने लगा। न जाने वो कब तक सोया रहा। दोबारा आंख खुली तो उसका सर बीबी के पाँव पर नहीं था। वो जल्दी से उठ बैठा। टार्च की रोशनी बेहद मदम हो चुकी थी। इसने दूसरी टार्च जलाई। कलाई की घड़ी देखी, रात गुजर चुकी थी, नया दिन तलू हो रहा था। इसने देखा बीबी एक तरफ सिमटी हुई बैठी है। उसने कपड़े तब्दील कर लिए थे। कितनी देर तक खामोशी छाई रही। रुस्तम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात करता। रात के मनाजर निगाहों के सामने थे, जहन चकरा रहा था। इसने 2-3 बार कोशिश की कि बीबी की तरफ आंख उठाकर देखे, लेकिन देख नहीं सका। बीबी भी इसकी तरफ देख नहीं रही थी। खामोशी गंभीर होती चली गई। आखिर बीबी की आवाज़ ही ने खामोशी तोड़ी। तुमने कहा था कि सुबह तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह तो हो चुकी है, लेकिन अभी सूरज नहीं निकला बीबी। मेरा अंदाजा है कि अगले 1-2 घंटे में हमें निकाल लिया जाएगा। एक बार फिर खामोशी छा गई, नाहिद बूझल और बेढंगी खामोशी। रुस्तम ने हिम्मत करके कहा, बीबी आपका बुखार कैसा है? अब ठीक हूँ। और आपकी गर्दन का दर्द? वो भी पहले से बेहतर है। बीबी आप कुछ खाएंगी? खाना मौजूद है? नहीं। और दवा? नहीं, मैं ठीक हूँ। एक बार फिर बेढंगी खामोशी। इस खामोशी में बस पानी बहने की आवाज़ थी और बहुत ऊपर बुलंदी से कुछ आवाज़ें आ रही थी। रुस्तम ने अंदाज़ा लगाया कि दराड़ के किनारे पर चरखी वगैरह नस्ब की जा रही है। खामोशी तवील होती चली गई। रुस्तम ने हिम्मत जमा करके कहा, बीबी आप नाराज़ हैं? इस सवाल का जवाब चंद सेकंड बाद आया, नहीं। ये जवाब भी पहले जवाबों की तरह बहुत मुख्तसर था। ताम बीबी के अंदाज से अयां था कि ये जवाब बीती हुई रात के तसलसल में है। शानी अपनी जगह से लंगड़ाती उठी और कैनवस के बैग से खुद ही फर्स्ट एड निकाल दिया। पहले उसने अपनी गर्दन पर पेन किलर जेल लगाई, फिर पाँव और घुटने पर दवा लगाने में मसरूफ़ हो गई। रुस्तम के जहन में अभी तक तजस्सुस था कि बिलावल कहाँ गया। वो उसे जिंदा या मुर्दा हालत में देखना चाहता था। इसने एक टार्च ली और आबी गुजरगाह के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। एक ऑटोमेटिक राइफल इसके हाथ में थी। अभी वो 10-15 कदम ही चला था कि इसे भूरे पत्थरों पर एक स्याह रंग की चीज पड़ी नजर आई। ये एक पिस्तौल था। रुस्तम ने पिस्तौल उठा लिया। यकीनन ये बिलावल के हाथ से गिरा था। इसमें 5 गोलियां मौजूद थी। एक गोली उस बदबख्त ने सुरंग में चलाई थी। रुस्तम ने यह पिस्तौल कमीज के नीचे लगा लिया। वो 10-15 कदम मजीद चला। आगे जाकर खाई एकदम तंग हो गई थी। यहाँ पानी में छोटे बड़े पत्थर भी पड़े थे। बहते पानी की मुसलसल रगड़ से ये गोल या नीम गोल हो चुके थे। अचानक रुस्तम की टार्च का रोशन दायरा एक जिस्म पर पड़ा। इसके आसाब तन गए। यह बिलावल की लाश थी। लाश ऊंधी पड़ी हुई थी और 2 पत्थरों के दरमियान अटकी हुई थी। हालत से अंदाजा होता था कि वो तकरीबन 24 घंटे पहले ही मर चुका है। टार्च की रोशनी में रुस्तम ने देखा उसका एक बाजू कंधे पर से तकरीबन उखड़ चुका था। सर पर सामने की तरफ एक गहरा मुहलक जख्म था। यह जख्म किसी भी शख्स की जान लेने के लिए काफी था। इसके अलावा बिलावल के बाएं रुखसार पर भी चोट का गहरा निशान दिखाई दिया।
रुस्तम ने अंदाजा लगाया कि ये निशान शानी की राइफल से लगाई गई चोट का है। बिलावल की सूरत देखकर रुस्तम का खून खोलने लगा। इसके कानों में कुछ फिक्रें गूंजने लगे। गैज़ो गज़ब की एक बुलंद लहर इसके अंदर से उठी। इसे खुद को संभालना नामुमकिन हो गया। बिलावल लाश की शक्ल इख्तियार कर चुका था और लाश काबिल एहतराम होती है, लेकिन वो इस लाश का एहतराम नहीं कर सका। इसके हाथ में राइफल थी। इसने यके बाद दीगरे 5 दफ़ा ट्रैगर दबाया और बिलावल की खोपड़ी और चेहरा उड़ा कर रख दिया। दराड़ की खला में राइफल के धमाके इतनी शिद्दत से गूंजे कि कोहराम मच गया। किसी नामालूम जगह से कुछ चमगादड़ें उड़ी और फिर फड़फड़ाती हुई मजीद तारीकी में घुस गई। शानी के चिल्लाने की आवाज़ रुस्तम को साफ सुनाई दी। क्या हुआ रुस्तम, कौन है यहाँ? रुस्तम ने बिलावल के मसख चेहरे पर एक नफरत अंगेज निगाह डाली और अपने लहजे को संभाल कर बोला, कोई नहीं बीबी। गोली क्यों चलाई? यूं ही शक हुआ था जी, कोई नहीं है। इसी दौरान में ऊपर से भी पुरतशवीश आवाज़ें सुनाई देने लगी। हसने गुजराती की घबराई हुई आवाज़ रुस्तम के कानों तक पहुंची। रुस्तम भाई, क्या फटा हो गया है? फायर क्यों किए?